हेलो एवरीवन। कंप्यूटर ओ लेवल के सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर मैं कराना चाहती थी ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाए। तो ये जो सेशन है इसमें आप इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की परिचय से संबंधित टोटल 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं जो कि सब्जेक्टिव है और यहाँ से आपकी पूरे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक पे क्लियर हो जाएंगे यानी ऑपरेटिंग सिस्टम पे। पहला क्वेश्चन है लिनक्स ओएस के साथ लिनक्स ओएस के साथ काम करते समय सभी फाइलों और डायरेक्टरीज सभी फाइलों और डायरेक्टरीज की सुरक्षा की परमिशंस होती है, वे क्या हैं और कैसे chmod कमांड उन सभी परमिशंस को संचालित करने में मदद करती है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आइए इसके आंसर को समझते हैं। लिनक्स सिक्योरिटी की परमिशन। लिनक्स अक्सर मल्टी यूज़र सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन सभी यूज़र का सभी फाइलों और डायरेक्टरीज को एक्सेस करना उचित नहीं है। फाइल की सिक्योरिटी के 3 लेवल होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? रीड परमिशन यानी फाइल रीड करने की परमिशन स्मॉल आर डॉट। राइट परमिशन यानी फाइल एडिट करने की परमिशन। एग्जीक्यूट परमिशन यानी यदि फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है तो उसे एग्जीक्यूट करने की परमिशन। तो ये 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं फाइल की सिक्योरिटी के लिए। रीड करने की परमिशन स्मॉल आर, राइट करने के स्मॉल डब्ल्यू और एग्जीक्यूट परमिशन स्मॉल एक्स। डायरेक्टरी की भी 3 स्तर की सिक्योरिटी परमिशन होती है, लाइनक्स की भी डायरेक्टरी की भी। ठीक है, आपके फाइल की सिक्योरिटी के भी 3 लेवल होते हैं और डायरेक्टरी की भी 3 स्तर की सिक्योरिटी परमिशन होती है। पहला एंटर परमिशन यानी डायरेक्टरी में एंटर करने की परमिशन। दूसरा शो एंट्री यानी डायरेक्टरी के कंटेंट्स देखने की परमिशन। तीसरा राइट एंट्री यानी डायरेक्टरी के अंदर एक नई फाइल या उप डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी बनाने की परमिशन। तो ये 3 होते हैं स्तर। अब इन तीनों जो उपरोक्त परमिशन है उसको अनुमति देने के लिए यूजर्स को 3 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सा भाग है? यूजर। फाइल अथवा डायरेक्टरी का ऑनर आमतौर पे वो व्यक्ति होता है जो फाइल अथवा डायरेक्टरी बनाता है। ग्रुप। लिनक्स के यूज़र को ग्रुप्स में विभाजित किया जा सकता है और एक यूज़र एक से अधिक ग्रुप का मेंबर हो सकता है। एक ग्रुप उन सभी यूज़र्स को दर्शाता है जो कि उस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पे है क्वेश्चन आंसर आप एक्सप्लेनेशन समझ रहे होंगे कि काफ़ी इजी लैंग्वेज में हर चीज़ों को समझाया गया है। तो इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अन्य बातें यानी अन्य 3 स्तर आप समझे हैं यहाँ पे कि जो परमिशन है उपरोक्त उसको अनुमति देने के लिए यूज़र्स को 3 भागों में बांटा गया है, यूज़र, ग्रुप और अदर्स में। तो अदर यानी अन्य वे सभी यूज़र जो कि ऑनर की ग्रुप नहीं है, वे सभी यूज़र जो कि ऑनर की ग्रुप नहीं है। उदाहरण यूज़र स्तर की RWX रीड राइट और तीसरा क्या था? रीड राइट और तीसरा कौन सा स्तर था? एग्जीक्यूटिव परमिशन। तो रीड राइट ये 3 जो स्तर हैं ग्रुप स्तर की रीड राइट और एग्जीक्यूटिव परमिशन का अर्थ है कि केवल ग्रुप के मेंबर जो कि ऑनर से संबंधित हैं वे फाइल को रीड राइट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अन्य स्तर की RWX परमिशन का अर्थ है कि हर कोई फाइल को रीड राइट एवं एग्जीक्यूट कर सकता है। chmod यानी कमोड कमांड। तो chmod कमांड का प्रयोग फाइल और डायरेक्टरीज की परमिशन को बदलने के लिए होता है। इसका सिंटैक्स जो है वो इस प्रकार है, chmod r/c/f/v और बड़े वाले ब्रैकेट में u/g/o/a, फिर इधर ब्रैकेट क्लोज, इधर प्लस स्लैश माइनस स्लैश इक्वल टू। तो ये है रीड राइट एग्जीक्यूट एक्स स्ट्यूगो डॉट डबल डॉट। उदाहरण के लिए
यदि आप ग्रुप ऑनर के सभी यूज़र्स को केवल एक फाइल जिसका नाम foo.txt है उसे रीड परमिशन देना चाहते हैं तो इसकी कमांड होगी chmod g+r/home/arjav यानी ARJAV लिखा है /foo.txt। यहाँ पे G का मतलब है ग्रुप, प्लस का मतलब है अर्थ है परमिशन देना, ठीक है, और माइनस का अर्थ है परमिशन वापस लेना। तो R का अर्थ है रीड परमिशन, G+R का अर्थ है ग्रुप को रीड परमिशन देना। G+R का क्या मतलब है? ग्रुप को रीड परमिशन देना। ग्रुप ओनर के सभी यूजर्स के पास अब foo.txt को पढ़ने की परमिशन है। यदि आप यूज़र की परमिशन वापस लेना चाहते हैं तो केवल प्लस की जगह पे, यहाँ जो प्लस है G+R, वहाँ पे आप माइनस लगा दीजिए। तो उसके बाद क्या मतलब है? माइनस का अर्थ है परमिशन वापस लेना। क्लियर है इतना? तो तब क्या बन जाता? chmod g-r home arjav/foo.txt। और chmod कमांड का फॉर्मेट होता है chmod.rcfv ब्रैकेट में ugo/a फिर इधर प्लस माइनस इक्वल टू rwx स्ट्यूगो, जहाँ पे आपका जो u है ये यूज़र है, g ग्रुप है, o अदर अन्य है और a ऑल यानी सभी, प्लस यहाँ पे परमिशन देना और माइनस है वापस लेना, परमिशन को वापस लेना। अब यहीं पे सारी चीज़ों का मतलब आप समझ सकते हैं। इक्वल टू यानी केवल दी गई फाइल की ही परमिशन होती है, इक्वल टू यानी केवल दी गई फाइल की ही परमिशन होती है। स्मॉल r रीड परमिशन, स्मॉल w राइट परमिशन, x यानी एग्जीक्यूट परमिशन, कैपिटल X यानी तभी एग्जीक्यूट होती है यदि ये डायरेक्टरी हो या पहले से ही किसी यूज़र को एग्जीक्यूट परमिशन मिली हो। ये मतलब होता है कैपिटल X का। स्मॉल s यानी एग्जीक्यूशन पर यूज़र या ग्रुप आईडी सेट करते हैं। स्मॉल t मतलब प्रोग्राम के टेक्स्ट को स्वैप डिवाइस पर सेव करते हैं। स्मॉल t यानी प्रोग्राम के टेक्स्ट को स्वैप डिवाइस पर सेव करते हैं। स्मॉल u मतलब यूज़र, उस यूज़र की परमिशन जो कि फाइल का ओनर है। स्मॉल g आपने समझा ही, ग्रुप, फाइल के लिए ग्रुप के ओनर की परमिशन, और o है अदर, वो परमिशन जो कि उन यूज़र्स के पास है जो ऑनर्स ग्रुप के मेंबर नहीं हैं। तो सारे का मतलब आप समझ लिए हैं कि किसका क्या यूज़ है, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3 प्रकार के यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं? क्वेश्चन पूछ रहा है 3 प्रकार के यूज़र इंटरफेस क्या होते हैं। आंसर, यूज़र इंटरफेस का एक तरीका है जिसकी सहायता से कंप्यूटर और यूज़र आपस में इंफॉर्मेशन का और इंस्ट्रक्शन का आदान प्रदान करते हैं। यूज़र इंटरफेस का एक तरीका होता है जिसकी मदद से कंप्यूटर और यूज़र जो है वो आपस में इंफॉर्मेशन का और जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसका लेन देन यानी आदान प्रदान करते हैं। आमतौर पर 3 मुख्य तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं: कमांड लाइन, मेन्यू द्वारा संचालित और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कमांड लाइन 3 प्रकार के मुख्य प्रकार के यूज़र इंटरफेस होते हैं आमतौर पे। पहला कमांड लाइन, दूसरा मेन्यू द्वारा संचालित और तीसरा GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब इन तीनों को एक एक करके आप समझेंगे कि ये तीनों क्या है और क्या यूजेस है इसका। पहले कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस में उपयोगकर्ता कमांड टाइप करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करता है। कंप्यूटर एक प्रॉम्प्ट प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? प्रॉम्प्ट प्रदर्शित करता है। कमांड में उपयोगकर्ता कीज और एंटर या रिटर्न दबाता है। समझ गए आप सभी? कंप्यूटर एक प्रॉम्प्ट को प्रदर्शित करता है, फिर कमांड में उपयोगकर्ता जो है वो कीज और एंटर या फिर रिटर्न को प्रेस करता है, दबाता है। पर्सनल कंप्यूटरों के शुरुआती दिनों में सभी पीसी कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करते हैं।
तो ये आप समझ गए कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। अब दूसरा इंटरफेस होता है मेन्यू संचालित इंटरफेस, यानी मेन्यू ड्राइवर इंटरफेस। सिंपल मेन्यू, उपयोगकर्ता को एक सिंपल मेन्यू की पेशकश की जाती है जिसमें से एक विकल्प चुनना है। एक मेन्यू में अक्सर एक और मेन्यू होता है। स्क्रीन के एक हिस्से में एक निर्देश यानी एक इंस्ट्रक्शन हो सकता है जिसमें से चुनने के लिए कई विकल्पों की सूची होगी। ये है सिंपल मेन्यू। फुल स्क्रीन मेन्यू, यानी एक फुल स्क्रीन मेन्यू पूरी स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है। मेन्यू बार, मेन्यू बार स्क्रीन के ऊपरी भाग में कई ऑप्शंस का एक समूह है। जब कोई ऑप्शन चुनना होता है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है। जब कोई ऑप्शंस चुना जाता है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू प्रदर्शित होता है। और तीसरा इंटरफेस होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कभी कभी GUI तक छोटा कर दिया जाता है। उपयोगकर्ता आमतौर पर उस ऑप्शन का प्रतिनिधित्व करने वाले आइकन पर माउस को पॉइंट करके एक ऑप्शन चुनता है। ठीक है, माउस को पॉइंट करके एक ऑप्शन चुनता है। क्या विशेषताएं हैं GUI की? फीचर्स ऑफ GUIs, ये प्रारंभिक उपयोगकर्ता के लिए बहुत आसान है। ये आपको कट और पेस्ट या ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके सॉफ्टवेयर के बीच आसानी से इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं। ये मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर का बहुत उपयोग करते हैं। यदि आप एक विशेषज्ञ उपयोगकर्ता हैं तो कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में इसका उपयोग धीमा हो सकता है। ये अनुभवी उपयोगकर्ताओं को भी परेशान नहीं कर सकते हैं जब सरल कार्यों को करने के लिए भी कई ऑपरेशंस की आवश्यकता होती है। GUI जो है ये अनुभवी उपयोगकर्ताओं को भी परेशान कर सकते हैं जब सरल कार्यों को करने के लिए भी कई ऑप्शंस की आवश्यकता होती है। विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, एप्पल RSX और उबंटू सभी में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? विंडोज़ डेस्कटॉप के विभिन्न कंपोनेंट्स का वर्णन करें। अब क्वेश्चन है कि विंडोज़ डेस्कटॉप जो है उसके जितने भी तरह के कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में बताइए। तो विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़ 10। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू। तो स्टार्ट मेन्यू आपके कंप्यूटर के लिए रोड मैप की तरह होता है, ये आप सभी को मालूम होगा। ये आपको एप्लीकेशन लॉन्च करने में, आपके कंप्यूटर को बंद करने, सिस्टम सेटिंग्स तक पहुंचने और बहुत कुछ करने देता है। तो ये होता है विंडोज़। क्या है? विंडोज़ 10। ठीक है, ये है डिस्प्ले इसका। सर्च बॉक्स एक ही स्थान से यानी टास्क बार से आपको अपने कंप्यूटर और इंटरनेट पर कोई भी जानकारी सर्च करने की सहूलियत प्रदान करता है। सर्च बॉक्स आप समझिए। टास्क व्यू और टाइमलाइन। तो संस्करण 1709 में टास्क व्यू बटन आपको अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करने और उनके बीच एप्लीकेशन विंडो को मूव करने की अनुमति देता है। टास्क व्यू और टाइम लाइन जो है वो आपको अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को मैनेज करने और उनके बीच एप्लीकेशन विंडो को मूव करने की अनुमति देता है। उसके बाद ये संस्करण 1709 की बात हुई। संस्करण 1803 में टाइमलाइन बटन आपको अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को फिर से मैनेज करने की अनुमति देता है और आप पिछले 30 दिनों में उपयोग की गई वेबसाइटों और फाइलों को भी देख सकते हैं। 1803 में जो टाइमलाइन बटन है वो आपको अपने वर्चुअल डेस्कटॉप को फिर से मैनेज की अनुमति देता है। मतलब कि पिछले 30 दिनों में आपने जो भी वेबसाइट, जो भी फाइल देखा है, वो आप जो 30 दिनों में उपयोग की गई जितनी वेबसाइट और फाइलें उसको भी आप देख सकते हैं। पिन्ड ऐप्स मतलब पिन किए गए ऐप्स। आपके द्वारा आमतौर पर उपयोग की जाने वाली एप्लीकेशन को आपके टास्क बार पर पिन किया जा सकता है। डिफ़ॉल्ट रूप से विंडोज़ में एक कपल होता है जिसे वो आपके लिए पिन करता है। टास्क ट्रे, यदि कोई एप्लीकेशन खुली है और टास्क बार पर पिन नहीं की गई है तो ये टास्क ट्रे में दिखाई देगा। किस में दिखाई देगा? टास्क ट्रे में दिखाई देगा यदि वो पिन नहीं की गई है।
नोटिफिकेशन ट्रे और घड़ी यानी नोटिफिकेशन ट्रे एंड क्लॉक। तो नोटिफिकेशन ट्रे उन एप्लीकेशंस की आइकन दिखाती है जो कि बैकग्राउंड में चल रही है और इंटरनेट और साउंड सेटिंग्स तक पहुंच प्रदान करती है। घड़ी वर्तमान समय और दिनांक प्रदर्शित करती है, ठीक है, टाइम एंड डेट को शो करता है। एक्शन सेंटर, एक्शन सेंटर विंडोज़ की मुख्य सूचना प्रणाली है। आपके द्वारा प्राप्त की गई किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को एक स्लाइड आउट पैनल में तब तक स्टोर किया जाता है जब तक कि आप उन्हें हटा नहीं देते हैं। वो सूचना को एक स्लाइड आउट पैनल में तब तक संग्रहित किया जाता है जब तक कि आप उनको हटा ना दें। एक्शन सेंटर सिस्टम सुविधाओं जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ और प्रोजेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। एक्शन सेंटर सिस्टम जो है वो आपको वाईफाई, ब्लूटूथ और प्रोजेक्शन की सुविधा भी प्रदान करता है। डेस्कटॉप आइकन्स, डेस्कटॉप पर एप्लीकेशंस के आइकन्स होते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से डेस्कटॉप पर कुछ ही आइकन्स होते हैं, लेकिन आप इस पर अपनी सुविधा अनुसार आइकन्स रख सकते हैं। ये आप सभी को मालूम है, जो यूज़ की चीज़ें हैं उसको आप आइकन्स रख सकते हैं। डेस्कटॉप पर एप्लीकेशन के आइकन्स होते हैं। इसके अलावा इसके बैकग्राउंड में एक इमेज होती है जो आप बदल भी सकते हैं। तो ये है विंडोज़ 10 के बारे में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित बुनियादी लिनक्स तत्वों यानी एलिमेंट्स की व्याख्या कीजिए। किसकी? कर्नेल की, शेल की और फाइल सिस्टम की। तो आगे आप जानेंगे कर्नेल के बारे में, शेल के बारे में और फाइल सिस्टम के बारे में। लिनक्स कर्नेल एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल है जिसका उपयोग लिनक्स परिवार द्वारा किया जाता है। लिनक्स कर्नेल GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस संस्करण 2 यानी GPL v2 के तहत जारी किया गया है। लिनक्स कर्नेल की कल्पना 1991 में फिनिश कंप्यूटर विज्ञान के छात्र लिनस टोरवाल्ड्स द्वारा की गई थी और उन्होंने पहला लिनक्स कर्नेल बनाया। लिनक्स कर्नेल को हजारों प्रोग्रामर से योगदान मिला है। लिनक्स कर्नेल के आधार पर कई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जारी किए गए हैं। लिनक्स कर्नेल लिनक्स OS सिस्टम पर चलने वाले अन्य सभी प्रोग्राम्स द्वारा उपयोग की जाने वाली बुनियादी सेवाओं और डिवाइस ड्राइवरों को प्रदान करता है। तो ये हो गया कर्नेल के बारे में। अब शेल, लिनक्स शेल एक विशेष कार्यक्रम है जिसकी सहायता से आप कमांड्स के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकते हैं। आप शेल पर कमांड्स देते हैं और उसका आउटपुट मॉनिटर पर नजर आता है। शेल पर मूलतः टेक्स्ट आधारित कमांड्स दी जाती हैं। लिनक्स फाइल सिस्टम, लिनक्स सभी पार्टीशंस को रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत माउंट करता है। रूट डायरेक्टरी विंडोज़ की C/ के समान होती है, C:\/ के समान होती है। लिनक्स में जब तक आप किसी पार्टीशन या डिवाइस को माउंट नहीं करते तब तक सिस्टम को उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार के फाइल सिस्टम को यूनिफाइड फाइल सिस्टम यानी UFS कहते हैं, यूनिफाइड फाइल सिस्टम कहते हैं। लिनक्स फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत डायरेक्टरी का स्वरूप जो है वो इस प्रकार है। लिनक्स फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी के अंतर्गत डायरेक्टरी का ये रूप है bin/dev/home/lost+found/process/subin/user। दूसरा boot/etc/live/mint/root/temp/var। ठीक है, तो /subin इस प्रकार की डायरेक्टरी में सभी बाइनरीज शामिल होते हैं। सिस्टम को काम करने के लिए आवश्यक है। /subin जो है, ये जो डायरेक्टरी है इसमें सभी बाइनरीज शामिल होते हैं। बाइनरीज आप समझ रहे हैं, बाइनरी जो कि सिस्टम को काम करने के लिए आवश्यक होता है। इनमें सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ रख रखाव और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम शामिल होता है। एक एक करके इन सभी के बारे में आप समझेंगे। /bin आप समझ गए। अब बात करेंगे /subin आप समझ गए। अब bin के बारे में बात करेंगे। /bin क्या है? ये /bin क्या है?
स्लैश बिन जो है ये सब इन के विपरीत स्लैश बिन डायरेक्टरी में कई उपयोगी कमांड होती है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और गैर विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ताओं दोनों के द्वारा उपयोग की जाती है। इस डायरेक्टरी में आमतौर पर बैश, CSH आदि के साथ CP, MV, RM, CAT, IS जैसे कमांड भी शामिल हैं। स्लैश बूट क्या है ये? इस डायरेक्टरी में सिस्टम डॉट मैप फाइल के साथ साथ लिनक्स कर्नेल भी शामिल है। स्लैश देव ये एक बहुत ही दिलचस्प डायरेक्टरी है जो कि लिनक्स फाइल सिस्टम की एक महत्वपूर्ण विशेषता को उजागर करती है। सब कुछ एक फाइल या एक डायरेक्टरी है। सब कुछ एक फाइल या एक डायरेक्टरी है। अब स्लैश एसेट्रा यानी ETC इस डायरेक्टरी में सिस्टम को सभी कॉन्फ़िगरेशन फाइल शामिल हैं इस डायरेक्टरी में। और होम में क्या शामिल है? लिनक्स एक मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट है, इसलिए प्रत्येक यूज़र को एक खास डायरेक्टरी सौंपी जाती है जो केवल उनके और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही एक्सेस की जा सकती है। ये यूज़र की होम डायरेक्टरीज होती है जो कि होम यूज़र नेम के तहत उपलब्ध रहती है। स्लैश लीब इसमें सभी शेयर्ड लाइब्रेरीज शामिल हैं जो कि सिस्टम प्रोग्राम के लिए आवश्यक होता है। मिंट क्या है? ये एक सामान्य माउंट पॉइंट है जिसके तहत आप अपने फाइल सिस्टम या फिर डिवाइसेस को माउंट करते हैं। माउंटिंग वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप सिस्टम में फाइल सिस्टम उपलब्ध कराते हैं। ऑप्ट क्या है? इस डायरेक्टरी में सभी सॉफ्टवेयर और ऐड ऑन पैकेज शामिल हैं जो कि डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन का हिस्सा नहीं है। रूट क्या है? ये यूज़र रूट की होम डायरेक्टरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है? मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के बीच आपको अंतर बतानी है। किस तरीके से अंतर बताएंगे? क्या अंतर है दोनों में? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जा सकता है। तब CPU मेमोरी से एक बार में एक प्रोग्राम लेता है और उससे प्रोसेस करता है। क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में एक से अधिक प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जा सकता है। तब इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी से एक बार के एक प्रोग्राम लेता है और उसे प्रोसेस करता है। अब मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्डवेयर के संदर्भ में मल्टीपल प्रोसेसर इंस्टॉल होते हैं और ये मल्टीपल प्रोसेसर एक साथ कई कार्यों को प्रोसेस कर सकते हैं। मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो एक साथ कई कार्यों को प्रोसेस कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? मल्टीपल प्रोसेसर। अब आइए दोनों के बीच में अंतर को जानते हैं। दोनों का अर्थ आप समझ ही गए, क्या यूज़ है? ये है मल्टी प्रोसेसिंग और ये है मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसिंग एक ही समय में कई CPU द्वारा कई प्रक्रियाओं की प्रोसेसिंग को संदर्भित करता है। वहीं मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही समय में कई प्रोग्राम्स को मुख्य मेमोरी में रखता है और उन्हें एक ही CPU का उपयोग करते हुए एक साथ एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोसेसिंग कई CPU का उपयोग करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग एक सिंगल CPU का उपयोग करता है। मल्टी प्रोसेसिंग कई CPU का उपयोग करता है और मल्टी प्रोग्रामिंग केवल सिंगल CPU का उपयोग करता है। मल्टी प्रोसेसिंग समांतर प्रोसेसिंग की अनुमति देता है। वहीं मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। मल्टी प्रोसेसिंग क्या करता है? समांतर प्रोसेसिंग की अनुमति देता है और मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। मल्टी प्रोसेसिंग जॉब्स को प्रोसेस करने में कम समय लेता है और ये जॉब्स को प्रोसेस करने में अधिक समय लेता है। ये कंप्यूटर सिस्टम की डिवाइसेस के कुशल उपयोग की सुविधा देता है मल्टी प्रोसेसिंग, और मल्टी प्रोसेसिंग की तुलना में कम कुशल होता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग की तुलना में कम कुशल होता है।
मल्टी प्रोसेसिंग आमतौर पर अधिक महंगा होता है, वहीं पे मल्टी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये इस तरह के सिस्टम कम महंगे होते हैं और प्रोसेसिंग वाले अधिक महंगे होते हैं। तो ये है दोनों के बीच में अंतर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों की व्याख्या करें। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के महत्वपूर्ण कार्य क्या हैं? इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच एक इंटरफेस प्रदान करने के अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान उन्हें मेमोरी अलॉट कराता है, उन्हें मेमोरी अलॉट करता है। ये इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि किसी प्रोग्राम को अलॉट मेमोरी अन्य प्रोग्राम्स को अलोकेटेड मेमोरी लोकेशन में हस्तक्षेप ना करे। जब किसी प्रोग्राम को मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी से हटा देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान उन्हें मेमोरी अलॉट करता है। ये इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि किसी प्रोग्राम को अलॉट मेमोरी अन्य प्रोग्राम्स को अलोकेटेड मेमोरी लोकेशन में हस्तक्षेप ना करे। जब किसी प्रोग्राम को मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को मेमोरी से हटा देता है। प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस किसी प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो वर्तमान में एग्जीक्यूट हो रहा है। किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी और प्रोसेसर टाइम की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोसेस के लिए आवश्यक मात्रा में मेमोरी अलॉट करता है और विभिन्न प्रोसेसर्स के बीच प्रोसेसर का टाइम भी विभाजित करता है। कई कुशल तकनीकों की सहायता से प्रोसेसर टाइम को विभिन्न प्रोसेसर्स के बीच विभाजित किया जाता है। रिसोर्स मैनेजमेंट। विभिन्न प्रोग्राम्स को अलग अलग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कुछ लाइब्रेरी फाइलें, एपीआई फाइल आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न प्रोग्राम्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज प्रदान करता है। स्टोरेज मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल और उपयोगकर्ता की फाइलों की स्टोरेज के लिए एक उचित फाइल सिस्टम प्रदान करता है। ये विभिन्न उपयोगिताओं जैसे डिस्क चेकिंग, डिस्क पार्टीशनिंग आदि के साथ में सेकेंडरी स्टोरेज का भी प्रबंधन करता है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फैट, FAT32, NTFS जैसे फाइल सिस्टम प्रदान करता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ext2, ext3, ext4, XFS, GFS और BTRFS जैसे फाइल सिस्टम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम का एक सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है जो कंप्यूटर की विभिन्न गतिविधियों और कंप्यूटर संसाधनों की शेयरिंग के लिए जिम्मेदार है। ये कई एप्लीकेशन को होस्ट करता है जो कंप्यूटर पर चलती है और कंप्यूटर हार्डवेयर के संचालन को संभालती है। तो विभिन्न प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसका उद्देश्य रियल टाइम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम अक्सर विशेष शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं ताकि ये रियल टाइम के उद्देश्यों और व्यवहार को हासिल कर सके। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य इवेंट्स के लिए उनकी तीव्र गति और अनुमानित प्रतिक्रिया है। मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी मल्टी यूज़र एंड सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टी यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति देता है। मल्टी यूज़र को कंप्यूटर सिस्टम को एक साथ एक्सेस करने की अनुमति देता है। टाइम शेयरिंग सिस्टम को मल्टी यूज़र सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि ये टाइम शेयरिंग के माध्यम से एक कंप्यूटर पर एक से अधिक यूज़र्स को कार्य करने के लिए सक्षम करते हैं। मल्टी यूज़र के विपरीत सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक ही यूज़र को कंप्यूटर पर कार्य करने अनुमति देते हैं। मल्टीटास्किंग और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम।
जब एक बार में एक प्रोग्राम को चलाने की अनुमति दी जाती है तो सिस्टम को सिंगल टास्किंग सिस्टम के तहत समूहीकृत किया जाता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में कई कार्यों को एग्जीक्यूशन की अनुमति देता है तो इसे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जब ऑपरेटिंग सिस्टम कई इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र कंप्यूटरों के एक समूह का इस प्रकार प्रबंधन करता है कि उन्हें प्रतीत होता है जैसे सब एक ही कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम में उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम को एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में जाना जाता है। ये कम स्वायत्तता के साथ पीडीए जैसी छोटी मशीनों पर काम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है और लाइनक्स ओएस के लिए 3 फायदे बताइए। तो सबसे पहले कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है, उसके बाद लाइनक्स ओएस के 3 फायदे भी जानेंगे। उद्देश्य है, ये कंप्यूटर में चलने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रत्येक जनरल पर्पस कंप्यूटर में अन्य प्रोग्राम चलाने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियादी कार्य करते हैं जैसे कि कीबोर्ड से इनपुट को पहचानना, डिस्प्ले स्क्रीन पर आउटपुट भेजना, डिस्क पर फाइलों और डायरेक्टरीज पर नज़र रखना और डिस्क ड्राइव और प्रिंटर जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को नियंत्रित करना। बड़े सिस्टम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स पर और भी अधिक जिम्मेदारियां होती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि एक ही समय पर चलने वाले विभिन्न प्रोग्राम्स और यूजर्स एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप ना करें। ठीक है, ये सुनिश्चित करता है कि एक ही समय पे चलने वाले हर एक प्रोग्राम, मतलब कई तरीके के प्रोग्राम्स और यूज़र जो हैं वो एक दूसरे के साथ में हस्तक्षेप ना करें। ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार है। ये सुनिश्चित करता है कि अनधिकृत यूजर सिस्टम का उपयोग ना कर सके। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जिन पर अन्य प्रोग्राम, जिन्हें एप्लीकेशन प्रोग्राम कहा जाता है, चलाए जा सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम को किसी विशेष ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने के लिए ही तैयार किया जाना चाहिए। तो ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उद्देश्य है कंप्यूटर में, वो आप सभी समझ गए। अब लिनक्स ओएस के 3 लाभ बताने हैं आपको, एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स ओएस। पहला एडवांटेज ये है कि ओपन सोर्स। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आप आसानी से लिनक्स के लिए सोर्स कोड प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए इसमें बदलाव भी कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि कम लागत, लो कॉस्ट। लिनक्स को प्राप्त करने के लिए समय और बड़ी खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसके अधिकांश सॉफ्टवेयर GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस के साथ में आते हैं जो कि आमतौर पर फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। लिनक्स में आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। और तीसरा इसका एडवांटेज होता है सिक्योरिटी, सुरक्षा। लिनक्स सबसे सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक होता है। फाइल ओनरशिप और परमिशंस लिनक्स को अधिक सुरक्षित बनाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, लिनक्स में निम्न कमांड का क्या आउटपुट होगा। इस कमांड का क्या क्या आउटपुट होगा, $is first, $ps, $cd, $pwd, $kill all। तो इन कमांड का क्या आउटपुट होगा। सबसे पहले बात करेंगे $is first। तो विकल्प से जो is कमांड फाइल्स को लॉग लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करता है। ये सारी चीज़ें थोड़ी प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं लेकिन आप इसको देख के यहाँ पे समझ सकते हैं कि $is1 जो विकल्प से is कमांड फाइल्स को लॉग लिस्ट के फॉर्मेट में प्रिंट करता है तो is1/etc host। आउटपुट क्या निकलेगा, RWRR1 root 337 October 4 1 11 31, 4 अक्टूबर 11:31 कह सकते हैं आप इसको, /etc/host। ठीक है, क्या आउटपुट निकला, RW-R_R-1 root 337 oct 4 11 ratio 31 /etc/host। ठीक है,
तो ये आउटपुट निकला। दूसरा क्या बोल रहा था, $PS, ये वर्तमान में काम कर रही प्रक्रियाओं को प्रदर्शित करता है। CD, होम डायरेक्टरी में प्रवेश करें यहाँ से, और /PWD जो है वो वर्तमान डायरेक्टरी को दिखाता है, यानी शो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। किल ऑल सभी प्रोसेसेस को समाप्त करता है। $kill all अगर आप क्लिक करेंगे तो सभी प्रोसेसेस को ये समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 महत्वपूर्ण भागों को समझाएं। 3 महत्वपूर्ण भाग, तो क्वेश्चन नंबर आप 7 में आप देखे थे 4 में कि क्या वो 3 सिस्टम है, क्या देखे थे आपने क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए एक बार बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपसे कह रहा था कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, ये बुनियादी लिनक्स तत्व जो हैं, इसकी व्याख्या करें। तो इन तीनों एलिमेंट्स को आप पढ़ चुके थे, समझ चुके थे, कर्नेल शेल और लिनक्स फाइल सिस्टम के बारे में। तो ये चीज़ तो आप जान ही गए होंगे। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की 3 महत्वपूर्ण भाग आप जान गए, कर्नेल शेल और लिनक्स फाइल सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 11, लिनक्स में डायरेक्टरी संरचना का वर्णन करें। तो इसके लिए भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में लिनक्स फाइल जो सिस्टम है, तीसरा वाला लेवल, उसके बारे में यहाँ पे बतानी है, तो उसको आप फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन लिनक्स कमांड को लिखें। ये जितने भी कमांड 5 दिए हुए हैं, इसको आपको लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे? पहला जो कमांड है वो कह रहा है कि उन सभी फाइलों को एक होम डायरेक्टरी में सूचीबद्ध करने के लिए जिनका नाम डॉट से शुरू होता है, पहला क्या है, टू लिस्ट ऑल फाइल्स इन अ होम डायरेक्टरी इंक्लूडिंग दोज हुज नेम बिगिन विद अ डॉट से शुरू हो, तो क्या है, %is-a। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा कह रहा है कि अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में लाइनक्स स्टफ नामक एक उप डायरेक्टरी बनाने के लिए, अपनी करंट यानी टू मेक अ सब डायरेक्टरी कॉल्ड लाइनक्स स्टफ इन योर करंट वर्किंग डायरेक्टरी टाइप %mkdir या फिर mkdir आप कह सकते हैं, लाइनक्स स्टफ, यही बोल रहा था। तीसरा क्या बोल रहा है, अपनी वर्तमान फाइल सिस्टम में लाइनक्स स्टफ डायरेक्टरी के कंटेंट्स को सूचीबद्ध करने के लिए, यानी टू लिस्ट द कंटेंट्स ऑफ लाइनक्स स्टफ डायरेक्टरी वेयर यू आर करेंटली इन द फाइल सिस्टम टाइप, और यानी इसको टू चेंज डायरेक्टरी टू लाइनक्स स्टफ करनी है, यानी %cd लाइनक्स स्टफ, %is ये क्या करता है, ये टू डिस्प्ले कंटेंट्स ऑफ लाइनक्स स्टफ, कंटेंट्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। चौथा क्या बोल रहा है, science.txt फाइल में शब्द गणना के लिए, यानी टू डू वर्ड काउंट इन फाइल कॉल्ड साइंस टेक्स्ट टाइप, किस तरीके से करेंगे गणना, % होगा WC वर्ड मतलब कि वर्ड काउंट -w science.txt, %WC -w science.txt, ये हो गया। पांचवा क्या बोल रहा है, science.back नामक फाइल को बैकअप डायरेक्टरी में ले जाने के लिए, क्या करेंगे, बैकअप डायरेक्टरी में ले जाने के लिए, यानी मूविंग अ फाइल कॉल्ड science.back टू बैकअप डायरेक्टरी टाइप, %mv science.back.backups। पहले नंबर पे is-a करेंगे, दूसरे नंबर पे %mkdir लाइनक्स स्टफ, तीसरा कह रहा है, तो मतलब जो भी क्वेश्चन आप कह रहा है उसको इस तरीके से लिखना है। क्वेश्चन आप पहली बार फिर से आप कर लीजिए कि क्या क्या करने के लिए दे रहा है, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे मैं बता दूंगी तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा। कह रहा है कि उन सभी फाइलों को एक होम डायरेक्टरी में सूचीबद्ध करने के लिए जिनका नाम डॉट से शुरू होता है, यानी क्या था, %is-a हो गया कंप्लीट। दूसरा है, अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में लाइनक्स स्टफ नामक एक उप डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या करेंगे, %mkdir
ठीक है, लाइनक्स स्टफ हो गया उप डायरेक्टरी बनाने के लिए। तीसरा क्या है, अपनी वर्तमान फाइल सिस्टम में लाइनक्स स्टफ डायरेक्टरी के कंटेंट्स को सूचीबद्ध करने के लिए, कंटेंट्स को सूचीबद्ध करने के लिए क्या करेंगे, %cd लाइनक्स स्टफ टू चेंज डायरेक्टरी टू लाइनक्स स्टफ, यानी %s ये क्या डिस्प्ले करेगा, कंटेंट्स टू लाइनक्स स्टफ। चौथा क्या बोल रहा है, साइंस डॉट टेक्स्ट फाइल में शब्द गणना करने के लिए, शब्द गणना करने के लिए %word count -w साइंस डॉट टेक्स्ट। और चौथा बैकअप करने के लिए, यानी %mv साइंस डॉट बैकअप्स। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यूनिक्स पर लिनक्स के लाभ को लिखना है आपको, यूनिक्स पर लिनक्स के लाभ। तो लिनक्स फ्री होता है, फ्री है, यूनिक्स की तरह ये बहुत शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, साथ ही ये अन्य यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। कई कमर्शियल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 500 MB या उससे अधिक की आवश्यकता होती है, जबकि लिनक्स के लिए, लिनक्स के कुछ संस्करण जैसे कि एम्बेडेड यूस सी लिनक्स को 2 MB फाइल स्पेस और 2 MB रैम से कम पर चलाया जा सकता है। लिनक्स के कुछ संस्करण मतलब कि जैसे कि एम्बेडेड यूसी लाइनक्स को 2 MB फाइल स्पेस और 2 MB रैम से कम पर चलाया जा सकता है। आप एक फ्लॉपी डिस्क से लाइनक्स को चला सकते हैं, केवल एक फ्लॉपी डिस्क जो होता है ना, उससे आप एक लाइनक्स को चला सकते हैं। एक फ्लॉपी डिस्क से, मतलब एक फ्लॉपी डिस्क से आप लाइनक्स को चला सकते हैं। हालांकि स्टोरेज स्पेस इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर लिनक्स के कई फ़ायदे हैं। क्या क्या फ़ायदे हैं, फुल मल्टीटास्किंग, मतलब बैकग्राउंड में कई टास्क रन किए जा सकते हैं और कई डिवाइस जैसे कि मॉडेम, प्रिंटर और हार्ड ड्राइव को एक ही समय में एक्सेस किया जा सकता है। वर्चुअल मेमोरी, लिनक्स हार्ड ड्राइव के एक भाग को सुरक्षित रूप से वर्चुअल मेमोरी के तौर पर इस्तेमाल करता है, जिससे सिस्टम की दक्षता बढ़ जाती है, क्योंकि सक्रिय प्रोसेस तो रैम में रहते हैं लेकिन निष्क्रिय प्रोसेस को मेमोरी से हटा दिया जाता है। वर्चुअल मेमोरी सिस्टम की पूर्ण मेमोरी का इस्तेमाल करती है और मेमोरी सेगमेंटेशन नहीं होने देती है। हार्डवेयर सपोर्ट, लिनक्स विशेष रूप से इंटेल आधारित संस्करण लगभग सभी हार्डवेयर आर्किटेक्चर और डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, जो कि पुराने हार्डवेयर के लिए सबसे अच्छा सपोर्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम की नए संस्करण आपकी पुराने हार्डवेयर को अप्रचलित नहीं करते हैं, ठीक है, ऑब्सोल्यूट नहीं करते हैं, या सॉरी ऑब्सोलेट नहीं करते हैं। एक्स विंडो सिस्टम, एक्स विंडो सिस्टम यूनिक्स मशीनों के लिए एक ग्राफिक सिस्टम होता है। ये शक्तिशाली इंटरफेस कई एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है और एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है, एक स्टैंडर्ड इंटरफेस है। बिल्ट इन नेटवर्किंग सपोर्ट, लिनक्स नेटवर्क फाइल सिस्टम यानी NFS, नेटवर्क इंफॉर्मेशन सर्विस यानी NIS, जिससे पहले YP के रूप से जाना जाता था, सेशन मैसेज ब्लॉक यानी SMB इत्यादि स्टैंडर्ड TCP अथवा IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। आप अपने सिस्टम को ईथरनेट कार्ड या एक पैरेलल पोर्ट, सीरियल केबल या एक मॉडेम से दूसरे सिस्टम से जोड़ करके इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। शेयर्ड लाइब्रेरीज, शेयर्ड लाइब्रेरीज क्योंकि हर कमांड सब रूट इन कॉमन लाइब्रेरी ही शेयर करती है, जिसका प्रयोग उन रन टाइम पर करती है। लिनक्स इस प्रकार मेमोरी और हार्ड ड्राइव की स्पेस बचाता है। शेयर लाइब्रेरीज क्योंकि हर कमांड सब रूटीन की कॉमन लाइब्रेरी ही शेयर करती है, जिसका प्रयोग वह रन टाइम पर करती है। लिनक्स इस प्रकार मेमोरी और हार्ड ड्राइव की स्पेस बचाता है। IEEE POSIX.1 स्टैंडर्ड के साथ कंपैबिलिटी यानी कंपैबिलिटी विद द IEEE POSIX 1 स्टैंडर्ड। तो इस कंपैबिलिटी के कारण लिनक्स ऐसे कई स्टैंडर्ड्स को सपोर्ट करता है जो कि यूनिक्स सिस्टम के लिए बनाए जाते हैं। ओपन सोर्स कोड,
लिनक्स AT&T या किसी और का प्रोप्राइटरी सोर्स कोड इस्तेमाल नहीं करता। इससे दुनिया भर की विभिन्न संस्थाएं, GNU प्रोजेक्ट, हैकर्स और प्रोग्रामर्स को लिनक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने और अपना योगदान देने में सहायता मिलती है। डॉक्यूमेंटेशन। लगभग हर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में मैनुअल पेज, इन्फो डॉक्यूमेंट या गाइड के रूप में 12,000 से अधिक पृष्ठों के डॉक्यूमेंट्स आते हैं। आपको सॉफ्टवेयर पैकेज के लिए धनित, धीतम, धक, वब डायरेक्टरी, एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, धनित, धृतम, धक, वब डायरेक्टरी के तहत अतिरिक्त टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री द्वारा पेश किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के विपरीत लिनक्स पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। अधिकांश अन्य यूनिक्स सिस्टम और यूनिक्स क्लोनों की तुलना में कम लागत, यानी लोअर कॉस्ट देन मोस्ट अदर यूनिक्स सिस्टम एंड यूनिक्स क्लोन्स। यदि आपके पास तेज इंटरनेट कनेक्शन और CDR ड्राइव है तो आप फ्री में लिनक्स को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कई किताबों की मुफ्त कॉपी भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। GNU सॉफ्टवेयर सपोर्ट। लिनक्स GNU प्रोजेक्ट के माध्यम से उपलब्ध मुफ्त सॉफ्टवेयर की एक विस्तृत श्रृंखला चला सकता है। इस सॉफ्टवेयर में प्रोग्रामिंग टूल्स जैसे कि कंपाइलर, असेंबलर्स, लिंकर्स और लोडर से लेकर के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन यूटिलिटीज जैसे स्ट्रीम एडिटर्स, Emac एडिटर और गेम्स आदि सब कुछ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्क विभाजन यानी डिस्क पार्टीशन कैसे किया जाता है। अब इस चीज़ को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझिए। बड़ी सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, कुछ एक्स्ट्रा समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। डिस्क पार्टीशन हार्ड ड्राइव पर एक डिफाइंड स्टोरेज स्पेस है। सभी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र को एक हार्ड डिस्क को कई पार्टीशन में डिवाइड करने की सुविधा प्रदान करते हैं। इस तरह एक फिजिकल हार्ड डिस्क को कई छोटे लॉजिकल पार्टीशंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक बड़े पार्टीशन का 64 KB क्लस्टर आकार हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें एक शब्द वाली एक फाइल डिस्क में 64 किलोबाइट जगह लेगी। हो सकता है किसी छोटे पार्टीशन में फाइल केवल 2 KB स्पेस ही ले। तो आप diskpart.exe कमांड का उपयोग करके पार्टीशन बना सकते हैं, हटा सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं। कई ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल टूल भी होते हैं जो कि समान कार्य को पूरा करते हैं। विंडोज़ में डिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम का उपयोग डिस्क को विभाजित करने के लिए किया जाता है। डिस्क मैनेजमेंट का प्रयोग डिस्क का आकार बढ़ाने, घटाने इत्यादि के लिए किया जाता है। प्राइमरी पार्टीशन और एक्टिव पार्टीशन। प्राइमरी पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित किया जा सकता है। एक हार्ड डिस्क में अधिकतम 4 प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं। एक्टिव पार्टीशन प्राइमरी पार्टीशन पर आधारित होता है। 4 प्राइमरी पार्टीशन में से किसी एक को एक्टिव पार्टीशन के रूप में सेट किया जा सकता है। चूँकि 4 विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ 4 प्राइमरी पार्टीशन स्थापित हो सकते हैं, इसलिए एक्टिव पार्टीशन के रूप में मार्केट पार्टीशन में से एक का उपयोग इनिशियल बूटिंग के लिए किया जा सकता है। एक्टिव पार्टीशन में एक डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करने के लिए बूट लोडर जैसे कि NTLDR या बूट MGR होता है। एक्सटेंडेड पार्टीशन और लॉजिकल पार्टीशन। चूँकि अधिकतम 4 प्राइमरी पार्टीशन हो सकते हैं, हमें 4 पार्टीशन की सीमा को तोड़ने के लिए एक्सटेंडेड पार्टीशन का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। एक एक्सटेंडेड पार्टीशन में आप अनलिमिटेड लॉजिकल पार्टीशन बना सकते हैं। आप लॉजिकल पार्टीशन में डेटा को संग्रहित कर सकते हैं। एक्सटेंडेड पार्टीशन का उपयोग लॉजिकल पार्टीशन को होल्ड करने के लिए भी किया जाता है। पार्टीशन टेबल। पार्टीशन टेबल एक स्टोरेज स्पेस है जो प्राइमरी, एक्सटेंडेड और लॉजिकल पार्टीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दर्ज करता है। इसके अलावा किसी भी पार्टीशन के बनने, डिलीट होने, आकार में परिवर्तित होने पर पार्टीशन टेबल में स्थायी रूप से संशोधन होता है। समझ गए आप सभी। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
क्या कह रहा है कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल और शेल की क्या भूमिका है, तो वो आपने क्वेश्चन नंबर 4 में ये सब सारी चीज़ों को अच्छे से समझा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये मालूम चला था कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या यूज़ है, क्या मुख्य उद्देश्य है, और क्वेश्चन नंबर 4 में आप कर्नेल और शेल के बारे में पढ़े थे। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16, विंडोज़ पर लिनक्स के 3 लाभ बताइए। तो विंडोज़ पर लिनक्स के 3 लाभ हैं एडवांटेज। पहला, कॉस्ट यानी लागत। लिनक्स का उपयोग करने का सबसे स्पष्ट लाभ ये है कि ये बिल्कुल मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी महंगा ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस में आमतौर पर केवल एक ही कंप्यूटर पर स्थापित करने की अनुमति दी जाती है, जबकि लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को कितनी ही संख्या में कंप्यूटर पर स्थापित किया जा सकता है। सिक्योरिटी, लागत के अनुरूप लिनक्स का सुरक्षा पहलू विंडोज़ की तुलना में बहुत मजबूत है। आपको वायरस सुरक्षा सॉफ्टवेयर के लिए अतिरिक्त पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, विकल्प, स्वतंत्रता मतलब चॉइस, फ्रीडम के लिए। तो विकल्प की शक्ति लिनक्स का बड़ा लाभ है। लिनक्स के साथ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के हर पहलू को नियंत्रित करने की शक्ति है। आपके द्वारा नियंत्रित की जाने वाली 2 प्रमुख विशेषताएं हैं। कई विंडो मैनेजरों और कर्नेल के माध्यम से आपके डेस्कटॉप लुक और फील विंडोज़ में आप या तो उबाऊ डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप थीम का उपयोग करते हुए अटक जाते हैं या थर्ड पार्टी के शेल स्थापित करने करप्ट विंडोज़ या फेलियर का जोखिम उठाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो विकल्प है यानी चॉइस, मतलब चॉइस आप कर सकते हैं, बिल्कुल इसकी स्वतंत्रता होती है। विकल्प की शक्ति लिनक्स का बहुत बड़ा लाभ होता है। लिनक्स के साथ आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम के हर पहलू को नियंत्रित करने की शक्ति होती है। आपके द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले जो विंडो, जिस चीज़ की आपको क्या इसकी विशेषता है, तो 2 इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। कई विंडो मैनेजरों और कर्नेल के माध्यम से आपके डेस्कटॉप लुक और फील विंडोज़ में आप या तो उबाऊ जो डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप थीम होती है उसका उपयोग करते हुए अटक जाते हैं या थर्ड पार्टी के शेल स्थापित करके करप्ट विंडोज़ या फेलियर का जोखिम उठाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लिनक्स और यूनिक्स के बीच तुलना करें और अंतर बताइए। तो प्राथमिक अंतर ये है कि लिनक्स और यूनिक्स 2 अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि दोनों में कुछ कॉमन कमांड है। सबसे पहले लिनक्स के बारे में बात करते हैं। तो लिनक्स का सोर्स कोड और उपयोगकर्ताओं के लिए बहुतायत से उपलब्ध है। लिनक्स मुख्य रूप से एक ऑप्शनल कमांड लाइन इंटरफेस के साथ में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का उपयोग करता है। लिनक्स ओएस पोर्टेबल और इसे विभिन्न हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल किया जा सकता है। लिनक्स बहुत लचीला है और इसे अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर्स पर स्थापित किया जा सकता है। लिनक्स का उपयोग पर्सनल कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, डेस्कटॉप आदि पर किया जा सकता है। लिनक्स के विभिन्न संस्करण उबंटू, लिनक्स प्रिंट, रेड हैट, सोलारिस आदि है। लिनक्स इंस्टॉलेशन किफ़ायती है और इसके लिए बहुत विशिष्ट और उच्च स्तर के हार्डवेयर की आवश्यकता नहीं है। लिनक्स द्वारा सपोर्टेड फाइल सिस्टम इस प्रकार है: XFS, RAMFS, NFS, VFAT, क्रैम FSM, X3, Extra4, X2, X1, UFS, AutoFS, डेव, PTS और NTFS। तो ये लिनक्स द्वारा सपोर्ट फाइल सिस्टम है। दुनिया भर में लिनक्स एक सक्रिय लिनक्स समुदाय द्वारा विकसित किया जा रहा है। अब बात करेंगे यूनिक्स के बारे में। यूनिक्स का सोर्स कोड आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं है। आम जनता के लिए इसका सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होता है। यूनिक्स मुख्य रूप से कमांड लाइन इंटरफेस का उपयोग करता है। यूनिक्स पोर्टेबल नहीं है। यूनिक्स में हार्डवेयर का एक कठोर वातावरण है, इसलिए हर दूसरी मशीन पर स्थापित नहीं किया जा सकता है। यूनिक्स मुख्य रूप से सर्वर सिस्टम, मेन फ्रेम और हार्ड एंड कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है। यूनिक्स के विभिन्न संस्करणों में AIS, HPUX, BSD और इरिस आदि हैं। यूनिक्स की स्थापना तुलनात्मक रूप से महंगी है क्योंकि इसमें अधिक स्पेसिफिक हार्डवेयर सर्किटरी की आवश्यकता होती है। यूनिक्स द्वारा सपोर्टेड फाइल सिस्टम है JFS, JS, HFS, HFX, GPS, XFS
और VXFS। यूनिक्स को AT&T द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? AT&T के द्वारा यूनिक्स को विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के CUI और GUI इंटरफेस को समझाइए। CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस होता है। तो आइए इन दोनों के बारे में समझते हैं। इंटरफेस के प्रकार के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है। CUI, पहला CUI यानी कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस प्रदान करता है जहां एक उपयोगकर्ता मशीन को संचालित करने और विभिन्न टास्क के लिए कमांड टाइप कर सकता है। कमांड एक क्षेत्र में लिखे जाते हैं जिसे शेल कहा जाता है। डॉस, यूनिक्स तथा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले संस्करण CUI बेस्ड है। किसके बेस्ड है? CUI बेस्ड है। डॉस, यूनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पहले संस्करण CUI बेस्ड है। GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड सिस्टम एक ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है जहां उपयोगकर्ता माउस का उपयोग कमांड देने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए, विंडोज़ मेन्यू बार, टूल बार और अन्य ग्राफिकल कंपोनेंट्स का उपयोग करने के लिए कर सकता है। यूज़र को इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन को रन करने के लिए कमांड टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। शेल केवल कमांड टाइप करने के लिए और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के विकल्प यानी अल्टरनेटिव्स के रूप में प्रोवाइड किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप विंडोज़ 10 में सिस्टम की दिनांक और समय कैसे बदल सकते हैं, इसके बारे में समझिए। तो विंडोज़ 10 में सिस्टम की दिनांक और समय बदलना स्क्रीन के नीचले, अब यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है लेकिन उतनी चीज़ें यहाँ पे क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। स्क्रीन के नीचे अगर दाईं ओर जाएंगे, निचले दाईं ओर के समय पर राइट क्लिक करके करें और दिनांक समय चुनें, दिनांक या समय को चुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो प्रैक्टिकली आपको मालूम ही होगा। एक विंडो खुल जाएगी, विंडो के बाईं ओर डेट एंड टाइम टैब चुनें, उसके बाद चेंज डेट एंड टाइम करेंगे, इसके तहत चेंज पर क्लिक कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर की उस समय पर एंटर करें और चेंज पर क्लिक कर दीजिए। समय पे एंटर करिए फिर चेंज पर क्लिक कर दीजिए। चौथा, सिस्टम समय बदल जाएगा, सिस्टम का समय बदल जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत सिंपल वो क्वेश्चन था और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के परिचय से संबंधित। आप विंडोज़ 10 में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को कैसे एडजस्ट करते हैं? विंडोज़ 10 में डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ बदलना, टेक्स्ट का आकार बदलना, डिस्प्ले ब्राइटनेस और स्क्रीन रेजोल्यूशन बदलना। सबसे पहले विंडोज़ 10 में डिस्प्ले सेटिंग खोलेगा, आप खोलिए और बदले। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और डिस्प्ले सेटिंग खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट के बीच ओरिएंटेशन को बदलने या ओरिएंटेशन को फ्लिप करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से एक विकल्प चुनें और कीप चेंज या रिवर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पे चीज़ें उतनी क्लियर दिख नहीं रही है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ प्रैक्टिकली सारी चीज़ें। तो जो मैं बोल रही हूँ आप चाहें तो प्रैक्टिकली आप खोल करके कर सकते हैं विंडोज़ 10। टेक्स्ट और विंडोज़ के आकार को बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से इच्छित आकार का चयन करें। ठीक है। यहाँ पे चेंज दी साइज और टेक्स्ट ऐप एंड अदर आइटम्स है। उसके बाद रिजोल्यूशन है, यहाँ पे ओरिएंटेशन है। चौथे नंबर पे ब्राइटनेस को एडजस्ट करने के लिए स्लाइडर बार पर क्लिक करें और ड्रैग करें। स्लाइडर बार पे क्लिक करें, उसके बाद उसको ड्रैग करें। ठीक है। पांचवें नंबर पे डिस्प्ले से आने वाली नीली रोशनी की मात्रा को कम करने के लिए नाइट लाइट, ये जो लाइट है नाइट लाइट दिया हुआ है, इसको चालू कर दीजिए। नाइट लाइट शेड्यूल करने और हैव्यू बदलने के लिए नाइट लाइट सेटिंग पर क्लिक करें। छठे नंबर पे आपको करनी है स्क्रीन रेजोल्यूशन को बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से रेजोल्यूशन चुनें, फिर कीप चेंज या रिवर्ट पर क्लिक करें। आप चाहें तो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है। डेस्कटॉप बैकग्राउंड बदलना। विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड सेटिंग खोजें और खोलें। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और पर्सनलाइज का चयन कर सकते हैं।
ठीक है, विंडोज़ 10 में बैकग्राउंड सेटिंग खोजें और खोलें। डेस्कटॉप पे भी आप राइट क्लिक कर सकते हैं और पर्सनलाइज का चयन कर सकते हैं। बैकग्राउंड में प्रदर्शित होने वाले इमेज या रंग को बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से पिक्चर कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर कलर या स्लाइड शो का चयन करें। स्लाइड शो के लिए अपनी पिक्चर्स में से किसी एक पिक्चर या पिक्चर फोल्डर का चयन करने के लिए ब्राउज पर क्लिक करिए। ठीक है, फिर बैकग्राउंड पर पिक्चर प्रदर्शित करने के तरीकों को बदलने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू से फील, फीट, स्ट्रेच, टाइल, सेंटर या स्पेन चुनें। क्या क्या चुन सकते हैं? फील, फीट, स्ट्रेच, टाइल, सेंटर या स्पेन। यहाँ बहुत ब्लर है। अब डेस्कटॉप आइकन्स एडजस्ट करना, कैसे एडजस्ट करेंगे? एडजस्टिंग द डेस्कटॉप आइकन्स, मिक्सिंग डेस्कटॉप आइकन प्रदर्शित करना। यदि सभी डेस्कटॉप आइकन गायब है तो डेस्कटॉप के एक खुले क्षेत्र पर राइट क्लिक करें, व्यू चुनें, फिर सुनिश्चित करें कि शो डेस्कटॉप आइकन चुना गया। डेस्कटॉप आइकन्स के आकार को एडजस्ट करना, डेस्कटॉप के एक खुले क्षेत्र पर राइट क्लिक करें, व्यू चुनें, फिर लार्ज आइकन, मीडियम आइकन या स्मॉल आइकन पर क्लिक करें, व्यू चुनिए, उसके बाद लार्ज आइकन, मीडियम आइकन या स्मॉल आइकन को चुन सकते हैं, क्लिक करें। अब निम्नलिखित चरणों का उपयोग करके विभिन्न विंडोज फीचर्स की अपीयरेंस बदलें। विंडोज 10 में पहला, डेस्कटॉप बैकग्राउंड को राइट क्लिक करें, फिर पर्सनलाइज को सेलेक्ट करें। ठीक है, पर्सनलाइज को सेलेक्ट करें। पर्सनलाइजेशन विंडो में संबंधित सेटिंग विंडोज खोलने के लिए बैकग्राउंड, कलर्स, लॉक स्क्रीन, थीम्स, स्टार्ट या टास्क बार पर क्लिक करें। सेटिंग को एडजस्ट करें, सेटिंग एडजस्ट करें। अतिरिक्त डिस्प्ले सेटिंग यानी एडिशनल डिस्प्ले सेटिंग कैसे करेंगे? तो मोड्स देखने के लिए डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज या एडवांस डिस्प्ले सेटिंग्स खोलें, रिफ्रेश रेट सेट करें या कलर और अन्य एडवांस सेटिंग को मैनेज करें। एडवांस डिस्प्ले सेटिंग खोलने या अडेप्टर गुण प्रदर्शित करने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम का चयन करें। विंडोज़ 10 में डिस्प्ले सेटिंग को बदलें और खोलें। आप डेस्कटॉप पर राइट क्लिक भी कर सकते हैं और डिस्प्ले सेटिंग खोल सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करिए, ठीक है, स्क्रॉल करें और एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पर क्लिक करें। डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ में डिस्प्ले अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करिए। ठीक है, अडेप्टर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए। मल्टीपल डिस्प्ले है, ऑर्डर डिस्प्ले माइट नॉट ऑलवेज कनेक्ट, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट डिटेक्ट टू ट्राई टू कनेक्ट ऑफ दैम। यहाँ पे एडवांस डिस्प्ले सेटिंग है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यहाँ पे आपके इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम था चैप्टर, जिसमें कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर क्लियर हो चुके होंगे सारे कॉन्सेप्ट। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी। आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में अगले चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा।